हमारे पास इस पर कुछ नोट्स हैं जिनमें बताया गया है कि देश अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए मतलब कैसे कैसे रास्ते अपनाते हैं। हाँ, अलग अलग अप्रोच। चलिए आज इन्हीं अलग अलग तरीकों को समझते हैं जरा। ठीक है। तो सबसे पहले ये आर्थिक नियोजन आखिर है क्या चीज? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक तरीका है जिससे कोई देश तय करता है कि उसके पास जो भी संसाधन है, पैसा, लोग, मतलब जमीन, जो भी है, हाँ, रिसोर्सेज, उन्हें तरक्की के कामों में कैसे लगाया जाए। बिल्कुल एक सोचा समझा प्लान। हाँ, एक संगठित प्रयास है ताकि कुछ तय समय में देश के आर्थिक और सामाजिक लक्ष्य वो पूरे हो सकें। सही। और दिलचस्प बात यह है कि भारत में नियोजन को समवर्ती सूची का विषय बनाया गया। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। मतलब केंद्र और राज्य दोनों ही इस पर नीतियां बना सकते हैं। तो प्लानिंग के मोटे तौर पर दो बड़े तरीके दिखते हैं। हाँ, दो मुख्य प्रकार। पहला है आदेशात्मक योजना, इम्पेरेटिव प्लानिंग कहते हैं इसे। हाँ, जैसा नाम से ही लग रहा है, इसमें एक केंद्रीय संस्था, मान लीजिए सरकार, सब कुछ तय करती है। क्या बनेगा, कितना बनेगा, कैसे बंटेगा, वो मतलब योजना के हर पहलू को कंट्रोल करती है। हाँ, ये तरीका पूरी तरह से नियंत्रण पर आधारित है, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। बिल्कुल। ये अक्सर उन समाजवादी देशों में देखा जाता था जहां माना जाता था कि सारे संसाधन सरकार के हाथ में हो ताकि लक्ष्यों को मतलब सख्ती से पूरा किया जा सके। अच्छा। लेकिन इसका एक पहलू ये भी है कि इसमें जमीनी स्तर की जरूरतों या बाजार की बदलती मांगों के लिए ज्यादा जगह नहीं बचती शायद। हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी कम होती होगी। बिल्कुल। इसका ठीक उलट है सांकेतिक योजना, इंडिकेटिव प्लानिंग। हाँ, सांकेतिक योजना। इसमें सरकार मालिक नहीं बल्कि एक गाइड की तरह है। हाँ, मार्गदर्शक या मददगार कह सकते हैं। फैसिलिटेटर। अच्छा। वो निजी कंपनियों और बाजार को प्रोत्साहित करती है कि वो विकास में हिस्सा लें। सही। हाँ, जरूरत पड़ने पर सरकार कुछ खास लक्ष्यों के लिए निजी क्षेत्र को दिशा निर्देश दे सकती है या नियंत्रित भी कर सकती है शायद। हाँ, बिल्कुल, रेगुलेट कर सकती है। ये तरीका आमतौर पर मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में जैसे भारत में अपनाया जाता है। ओके। ये असल में बाजार की ताकत और सरकारी मार्गदर्शन के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश है। बैलेंस। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे अलग-अलग आर्थिक सोच प्लानिंग के तरीके को बदल देती है। एक तरफ पूरा नियंत्रण है तो दूसरी तरफ प्रोत्साहन और साझेदारी। अच्छा, तो ये तो हुई सोच की बात। हाँ, कि सरकार का रोल क्या है। हाँ, प्लानिंग को समय के हिसाब से भी बांटा जा सकता है ना? बिल्कुल, टाइम होराइजन के हिसाब से। जैसे एक होती है भावी योजना, पर्सपेक्टिव प्लानिंग। ये बहुत लंबे समय के लिए होती है, मान लीजिए 15 से 20 साल। हाँ, काफी लंबा। इसका मकसद होता है देश के लिए एक दूरगामी लक्ष्य तय करना, जैसे गरीबी को एक स्तर तक कम करना या इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव लाना। नीति आयोग ने भी कुछ इसी तरह के लंबे नजरिए को अपनाया है, सुनने में आया है। हाँ, बिल्कुल। और ये लंबी सोच जरूरी है क्योंकि बड़े बदलाव रातों रात नहीं होते। सही कहा। लेकिन इन बड़े लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए छोटे कदम चाहिए। हाँ, छोटे छोटे स्टेप्स। यहीं पर छोटी अवधि की योजनाएं काम आती हैं। जैसे पहले पंचवर्षीय योजनाएं होती थी। हाँ, 5 ईयर प्लान्स। और अब वार्षिक योजनाएं भी बनती हैं जो उस बड़े लक्ष्य का हिस्सा होती हैं। ओके। अच्छा, इसी समय सीमा के आधार पर एक और तरीका है निश्चित योजना, फिक्स्ड प्लान। इसमें 4, 5, 6 या 7 साल जैसे एक तय समय के लिए लक्ष्य और संसाधन सब फिक्स कर दिए जाते हैं। हाँ, एक तय फ्रेमवर्क। ये एक तरह की स्थिरता देती है कि भाई अगले 5 साल यही करना है। हाँ, प्रिडिक्टेबिलिटी होती है। लेकिन दुनिया तो बदलती रहती है। हाँ, अर्थव्यवस्था बदलती है, जरूरतें बदलती हैं। बिल्कुल, बहुत तेजी से। यहीं पर एक और दिलचस्प तरीका आता है, आवर्ती योजना, रोलिंग प्लान। हाँ, रोलिंग प्लान काफी लचीली होती है, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल कैसे? इसमें हर साल प्लान का जायजा लिया जाता है और अर्थव्यवस्था की बदलती जरूरतों के हिसाब से उसमें मतलब फिर बदल किया जाता है। अच्छा, हर साल रिव्यू। हाँ, मतलब हर साल एक नई योजना बनती है, लेकिन साथ ही अगले कुछ सालों जैसे 3-5 साल और एक लंबे समय जैसे 10-15 साल का खाका भी दिमाग में रखा जाता है। हाँ, मैंने पढ़ा था भारत में 1978 में जनता सरकार ने इसे लागू करने की कोशिश की थी, 1978-83 के लिए। हाँ, कोशिश हुई थी। प्लान ये था कि हर साल समीक्षा करके आगे बढ़ा जाए। हालांकि वो शायद राजनीतिक बदलावों के कारण ज्यादा लंबा नहीं चल पाया। हाँ, वो प्रयोग छोटा ही रहा। लेकिन ये दिखाता है कि कैसे स्थिरता, फिक्स्ड प्लान और लचीलेपन, रोलिंग प्लान के बीच एक तरह का चुनाव करना पड़ता है। बिल्कुल, ट्रेड ऑफ होता है।
हर तरीके के अपने फायदे और नुकसान हैं। निश्चित योजना में आपको पता होता है कि अगले कुछ साल क्या करना है, लेकिन अगर हालात बदल जाएं तो आप शायद थोड़ा फंस सकते हैं। हाँ, प्लान बदलना मुश्किल हो जाता है। और आवर्ती योजना आपको बदलते हालात के साथ कदम मिलाने की छूट देती है, पर इसमें बार-बार बदलाव से थोड़ी अस्थिरता का खतरा भी रहता है। सही है। अच्छा, इन मुख्य तरीकों के अलावा 2 और का जिक्र है नोट्स में, संक्षेप में। हाँ। एक है विकेंद्रीकृत योजना, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। ओके। इसमें योजना ऊपर से यानी सिर्फ केंद्र से नहीं थोपी जाती, बल्कि राज्य और स्थानीय स्तर की जरूरतों और भागीदारी को भी शामिल किया जाता है। अच्छा, बॉटम अप अप्रोच एक तरह से। हाँ, कुछ वैसा ही। और कीमत वगैरह तय करने में बाजार की भूमिका भी रहती है। ये एक तरह से योजना को ज्यादा जमीनी और लोकतांत्रिक बनाने का प्रयास है। बिल्कुल। और दूसरा है मूलभूत योजना, कोर प्लान। कोर प्लान ये क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि जो पैसा विकास के सबसे जरूरी क्षेत्रों के लिए रखा गया है, जिन्हें प्राथमिकता वाले क्षेत्र माना गया है, हाँ, प्रायोरिटी सेक्टर्स, वो पैसा कहीं और खर्च ना हो जाए, नॉन प्लान खर्चों में ना चला जाए। अच्छा, मतलब फंड्स को सुरक्षित रखना। हाँ, इसमें केंद्र राज्यों से उनके राजस्व का अनुमान मांगता है और उसके आधार पर खर्च तय करने में मदद करता है। ओके, ये भी महत्वपूर्ण है, संसाधनों का सही इस्तेमाल। तो हमने देखा कि आर्थिक नियोजन के कितने अलग अलग रंग हैं, मतलब आदेशात्मक, सांकेतिक, हाँ, फिर वो लंबी अवधि की भावी योजना, तय अवधि की निश्चित योजना, लचीली आवर्ती योजना, फिर ये जमीनी स्तर की विकेंद्रीकृत योजना, और प्राथमिकताओं पर केंद्रित मूलभूत योजना। हाँ, हर तरीके का अपना मकसद है, अपना अंदाज है, संसाधनों को मैनेज करने का और विकास के लक्ष्य पाने का। बिल्कुल।